हेलो एवरीवन। ये है दूसरे पेपर का डिस्कशन। चलो आओ देखते हैं क्या करना है। एफटी ही है जो आपने पहला एफटी दिया था, उसके बाद दूसरा है। ओके, तो चलो ये प्रॉब्लम है सबसे पहला, और ये यूनिट डायमेंशन से बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखे हैं फर्स्ट कॉलम में, और सेकंड कॉलम में डायमेंशंस है। तो एक एक करके बात करिए। सबसे पहले टॉर्क है। टॉर्क, वर्क और एनर्जी सबका सेम होता है, और ये होता कितना है, ml2t-2। ये तो पता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें ml2t-2 कहाँ है। ml2t-2 सेकंड ऑप्शन में है। तो पहले का तो सेकंड होगा, पहले का सेकंड हो गया, पहले का सेकंड हो गया, और ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का डायमेंशन सेम होता है, और ये होता है कितना, m एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाई वॉल्यूम या प्रेशर, फोर्स ml t-2 बाई एरिया। तो ये ml-1 t-2 हो जाएगा। अब ml-1 t-2 जो है वो फोर्थ ऑप्शन में है, के जीरो है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये बी का 4 होगा। यहाँ बी का 1 है, यहाँ बी का 4 है। इसका मतलब ये करेक्ट है, और ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपका बस दो ही हमने सॉल्व किया और हमें करेक्ट आंसर मिल गया। बाकी हम चाहें तो एंगुलर मोमेंटम एमवीआर उसका भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट का भी निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं थी। चलो, अगला मेजरमेंट का प्रॉब्लम है। ध्यान से देखिए, इसमें स्क्रू गॉज गिवन है, और इसमें 8 रोटेशन के बाद ये 0.4 mm जाता है। 8 रोटेशन का मतलब है टोटल 8 टाइम्स आपने उसको रोटेट किया, मतलब 8 पिच। ओके, तो 8 पिच जो है वो कितना है, 4 mm है। ओके, तो इसका मतलब वन जो पिच होगा, ये 4/8, क्या ये 0.5 mm हो जाएगा। ठीक है, ये पिच हो गया। अब जब पिच आ गया तो मुझे लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल और वर्नियर स्केल, यही होता है। तो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 mm होल डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन आपको कितना गिवन है, ये 50 गिवन है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.01 mm, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, सर्कुलर मोशन 2D का प्रॉब्लम है। इसमें पूछा क्या गया है कि एक पार्टिकल है, इसका मास 2 kg है ना, और सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, और इसकी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। चेंज इन वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से देखना यहाँ पे। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी। एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, वो तो स्पीड ही होती है, और स्पीड तो कांस्टेंट है, तो उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालते तो आंसर आता। तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आंसर फिर आ जाता v/√2। ये आपको याद भी होगा। तो अगर स्पीड 20 है तो आंसर 20√2 आता। बट ये क्या है, 20√2 है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन क्या है, वेलोसिटी है। अगर मान के चलो मुझे चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी करना होगा तो उस केस में जीरो होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होती है। क्लियर। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया कि एक प्रोजेक्टाइल है, और इसको 60 डिग्री पे लॉन्च किया गया ग्राउंड से विद द स्पीड ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ऐसा है, सॉरी 10√3 है, हाँ 10√3 मीटर पर सेकेंड, एंड इट इज लॉन्च एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ऐसा है। इसकी दो स्पीड होगी, एक तो हॉरिजेंटल और एक क्या है, वर्टिकल। पहले हॉरिजेंटल निकालोगे तो ये आएगा 5√3 यू कॉस थीटा, और जब साइन निकालेंगे तो जानते हैं कितना होगा, 10√3 इंटू, हाँ तो ये 15 आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। मैं डिटेल नहीं लिख रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले आप ये लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है 5√3 आई कैप प्लस 15 जे कैप, ये है। ओके, अब आफ्टर 2 सेकेंड क्या होगा, आफ्टर 2 सेकेंड जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसमें से देखो उसका एक्स कंपोनेंट तो सेम रहता है, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स तो वो इतना ही रहेगा जितना आप जानते हो। वाई में चेंज होगा, और वाई में कितना चेंज होगा, ये 15 v इक्वल टू यू माइनस जी टी होगा। जी कितना है 10, और टी कितना है 2, बस इतना होगा। और ये किधर की ओर होगा, जे कैप। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 सेकंड के बाद है, अगर 3 सेकंड होता तो 10 इंटू 3 लिख देते। ओके, तो ये देखो ये कितना आया, 5√3 आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा -5 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी है। और मुझे क्या बताना है, ये इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनके बीच में एंगल कैसे निकालें। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको डॉट प्रोडक्ट ही निकालना पड़ेगा। पहले डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट का मतलब आई का आई से मल्टीप्लाई, 5√3 5√3, ये 25 इंटू √3 √3 3 होता है, 75 हो गया।
और ये प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा 50 इंटू 5, ये कितना आ जाएगा 75। ये देखो 75 माइनस 75 है तो जीरो हो गया, यानी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, जीरो आ गया। जब डॉट प्रोडक्ट जीरो हो गया तो वो आपस में परपेंडिकुलर है, उनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। क्लियर, ओके। और ये पॉजिटिव आता तो फिर हम लोग ऐसे निकाल लेते, कुछ आता तो हम ऐसे निकालते cos थीटा इज इक्वल टू u डॉट v बाई मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। जैसे दोनों दो वेक्टर a डॉट v इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, उसी से सॉल्व कर लेते हैं। बट अभी जीरो आ गया तो वो तो डायरेक्ट मुझे याद है कि जीरो तभी पॉसिबल है जब दो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। और एक ब्लॉक है किसी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और उस पर फोर्स लगाया गया है 10 न्यूटन का, और पूछा क्या गया है वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो सबसे पहले आप, मुझे आइडिया है नहीं कि क्या हो रहा है, तो सबसे पहले आप फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये किसके इक्वल होगा, म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल, यानी म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल इस केस में mg हो जाएगा। और फ्रिक्शन कितना गिवन है, कोफिशिएंट 3 है, 0.3, m है 5 मल्टीप्लाइड बाई g, ये आएगा 15 न्यूटन। समझ गया, ओके। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 15 न्यूटन, और आप कितना फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन, तो ये ब्लॉक तो चलेगा नहीं, है ना, ये ब्लॉक अभी चलेगा नहीं। या फिर आप ऐसे बोलिए कि जब फ्रिक्शन जब फोर्स सफिशिएंट नहीं है चलाने के लिए, तो फ्रिक्शन उतना ही लगता है, फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितना अप्लाइड फोर्स होता है ना। इस केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, और अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल है 10 न्यूटन। ओके, जैसे आप 5 लगाओगे तो 5 लगेगा, 10 लगाओगे 10 लगेगा, 15 लगाओगे 15 लगेगा। बट अगर 20 आप लगाते हैं तो फिर 15 लगेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 है। क्लियर, तो ये जो फोर्स का ये फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। फ्रिक्शन फोर्स तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और ये किसके इक्वल है, ये 10 न्यूटन के इक्वल है। क्लियर, ओके। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ओके, एक इलास्टिक स्प्रिंग है, इलास्टिक स्प्रिंग का मतलब आपका फॉर्मूला वैलिड होगा हाफ की एक्स स्क्वायर, एंड अनस्ट्रेच लेंथ इसकी एल है, फोर्स कांस्टेंट की है, इट इज स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल लेंथ L, sorry X. It is further stretched by another small length Y. Work done during this second stretch is, देखो पहले का जो स्ट्रेच था वो x था, पहले x उसमें इलोंगेशन था। अब टोटल इलोंगेशन हो जाएगा x प्लस वाई, क्योंकि x तो था ही, इसको फर्दर y और कर देते हैं तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है हाफ के x2 स्क्वायर माइनस क्या होगा x1 स्क्वायर, ये तो पहले क्लियर है, हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दो, हाफ के तो के ही रहेगा, के को रख दो, x2 का मतलब ये जो फाइनल इलोंगेशन है ये है x प्लस वाई, इसका होगा होल स्क्वायर, और माइनस माइनस इनिशियल इलोंगेशन ये है एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करो, हाफ के, ये बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी ए माइनस बी लगा देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स। ठीक, ये है। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, k बाई टू इंटू वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक करिए, k बाई टू वाई 2x प्लस वाई, ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, फोर्थ दिख रहा है, बाकी और भी मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन एक जैसे दिखने वाले सब हैं, ध्यान से देख लेना कि कौन सा होगा। क्लियर, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 बार बार आ चुका है अपने टेस्ट सीरीज में, 3 बार आ चुका है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान से देखो। किसी भी चीज को अगर मैं h हाइट से गिराता हूँ, ओके, और यहाँ से रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये कितना दूर जाके रुकता है, इसकी स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है h डिवाइडेड बाई म्यू। कितना होगा h डिवाइडेड बाई म्यू। अगर आप नॉर्मली सॉल्व करना चाहें तो एनर्जी से कर लो, काइनेमेटिक्स से कर लो, कोई भी तरीका आप यूज कर लीजिए। जैसे मैं एनर्जी से करता हूँ, एनर्जी है mgh, और ये फ्रिक्शन खा जाएगा, फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा म्यू mg, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी s, इसके वर्क डन के बराबर हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज इक्वल टू h बाई म्यू होगा। ये रिजल्ट है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर, एक दो बार ऑलरेडी आ चुका है सीरीज में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक वुडन प्लैंक है जिसका मास है 4 kg, और इसका लेंथ है 6 मीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर है, और ये 4 kg का है, सपोर्टेड ऑन द टू नाइफ एजेस फिक्स एट द एंड ऑफ प्लैंक, इफ द रिएक्शन एट नाइफ 1 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ नाइफ 2, मतलब नाइफ 2 का रिएक्शन मान लो कि n है, तो यहाँ का रिएक्शन कितना है, 3 टाइम्स ऑफ n है, 3n है।
समझ गया? ओके, और इसके नीचे mg लगेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिफॉर्म होता, mg बीच में लगता तो ये दोनों नॉर्मल बराबर होते। ये दोनों नॉर्मल बराबर तो नहीं होंगे। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर नहीं है, 3 पर नहीं है, कहीं और है। और ऑब्वियस सी बात है कि इसका नॉर्मल ज्यादा है तो कहीं इधर सेंटर ऑफ मास होगा, इधर यहाँ पे लग रहा होगा mg। और m कितना है आपका 4, तो ये आ जाएगा 40। ओके, आपसे पूछा क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक कहाँ पर होगा? तो ये बात बताओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्लैंक ये जो कुछ भी है, इसके अबाउट अगर मैं अगर ऐसे बोलूं कि ये 3 गुना है, ये डिस्टेंस अगर x होगा तो ये डिस्टेंस 3x होगा ना। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो अगर ये 3 गुना फोर्स है तो डिस्टेंस 3 गुना इधर ज्यादा होगा। तो ये x और 3x टोटल कितना हो गया 4x। 4x किसके इक्वल है 6 मीटर। x कितना है 1.5। ओके, तो ये 1.5 है और ये कितना है, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 3, ये आ जाएगा 4.5। और इधर क्या होगा 1.5। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यही है सेंटर ऑफ मास। अब ऑप्शन को पढ़ लो। ओके, 4.5 मीटर फ्रॉम नाइफ वन से 1.5 है, ये तो गलत हुआ। 2.5 मीटर तो है ही नहीं। 1.5 मीटर फ्रॉम नाइफ टू, नहीं नाइफ टू से 1.5 नहीं, नाइफ वन से 1, नाइफ टू से 4.5, ये सही है। क्लियर? ओके, चलिए अगला पार्ट। पार्टिकल इज मूविंग, कुछ स्टेटमेंट है ध्यान से पढ़िए। पार्टिकल इज मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पॉइंट अबाउट एनी पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, ये तो सही है, ये तो थ्योरम है भाई। देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि ये कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है और एक कोई पार्टिकल यहाँ से ऐसे चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, इसका मास m है, और इस पॉइंट के अबाउट मुझे क्या लेना है, उसका एंगुलर मोमेंटम लेना है। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर साइन थीटा तो होता ही होता है, बट किसी भी पॉइंट पे एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर होगा, और स्ट्रेट लाइन से किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही रहेगा। एम सेम है, वी सेम है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम में क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। लेकिन ये तभी सही होगा जब पाथ आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, कहीं लिखा होगा हाँ स्ट्रेट लाइन, और स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। ये दो रिक्वायर्ड कंडीशन है। और किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व। किसी पॉइंट के अबाउट हर समय पर, ये नहीं कि हर पॉइंट के अबाउट बराबर रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। किसी गिवन पॉइंट के अबाउट हर समय पे सेम रहेगा, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी हो। ओके, दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं ये बात तो गलत है। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पर ये डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो इसका एंगुलर मोमेंटम कुछ अलग आएगा, मैं यहाँ से देखूंगा तो अलग आएगा, यहाँ से देखूंगा तो कुछ अलग आएगा। तो हर जगह से अगर देखेंगे द सेम मूविंग पार्टिकल, ओके, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा क्या है, गलत है। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, ये कुछ अरेंजमेंट दे रखा है मासेस का, एम, 2m और 3m मास है, कुछ इस तरीके से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रखे हुए हैं। फिर इसी को हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिया। m, 2m और 3m मासेस सेम है, सिस्टम सेम है, बस इसके ओरिएंटेशन कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया गया है। अब हमें क्या बताना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ठीक है, तो देखो बताते हैं, इस पूरे सिस्टम का कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, बाद में कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गया होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ होगा वो एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन के ही वजह से हुआ होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल पोटेंशियल एनर्जी दोनों का निकालते हैं। तो शुरू की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, आपको पता है, माइनस जी m1 m2 बाई आर होता है। मैं माइनस को पहले ही बाहर ले लेता हूँ, और जी, पहले ही इसको सॉल्व करो, m इंटू 3m, ये आ जाएगा 3m² बाई, इनकी इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी a। फिर अगला क्या होगा, ये कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 2g m² बाई, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये तो a हो गया, और प्लस ये इसके बारे में बात करूं तो 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6g m² बाई, डिस्टेंस कितना है a√2। अब इसको सॉल्व करते हैं, u इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ g m² बाई a, और यहाँ के क्या बचेगा 3 प्लस 2 प्लस 6/√2। ओके, एक तो ये आ गया। ऐसे ही तुम फाइनल निकालो, जब तुम फाइनल निकालोगे तो सबकी डिस्टेंसेस सेम है, तो केवल प्रोडक्ट ही आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, gm² बाई a कॉमन ले लेता हूँ, और कितने नंबर्स आएंगे, 1 इंटू 2 यहाँ पे आ जाएगा 2, प्लस 2 इंटू 3 कितना आएगा 6, प्लस 3 इंटू 1 कितना आएगा 3, ये आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यही आपका वर्क डन हो जाएगा। तो gm² बाई a² तो कॉमन आ जाएगा, जो कि हर जगह है। ओके, जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। 3 to 5 है यहाँ पर, ओके, और यहाँ पे 6 और 2 8 है। तो
6 to 8 और 3 ये भी तो होगा 11 और ये 5 है, तो 11 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 6 और 6/√2। 6 और 6/√2 आएगा। ओके, तो 6 और 6/√2 ये जीरो नहीं है, ये नहीं है, यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस तो बाहर है ही, ये 6 प्लस में था, इसमें से इसको माइनस किया था और ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बेसिक आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल लेना था इस पूरे सिस्टम में, और यही चार्ज वाले सिस्टम में भी होता। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड प्रॉब्लम होता और यहाँ पे चार्जेज रखे होते तो भी सेम काम करते, चाहे वो ग्रेविटी का प्रॉब्लम हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्रॉब्लम हो, आपको तरीका सेम होगा। Okay, अब आते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर। रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 2r above the earth surface to acceleration due to gravity on the surface। ठीक है, हमें बताना है कि ग्रेविटी सरफेस पे कुछ ना कुछ है, अगर हम 2r हाइट पे जाते हैं तो वहां पे कुछ और हो जाता है, तो उसका और इनिशियल का रेशियो क्या होगा? हाइट के साथ आपको भी पता है g का वेरिएशन कुछ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है, g डैश इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का क्या होता है? होल स्क्वायर। ये होता है, इसको आप ऐसे लिख देंगे g बाई 1 प्लस एच, कितनी हाइट तक जाना है? 2r तक जाना है, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ है r, इसका स्क्वायर। ये बताओ ये कितना होगा? g बाई ये 1 + 2 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब बताइए जी डैश बाई जी किसके इक्वल होगा? ये हो जाएगा 1/9। यही आपका रेशियो था, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ओके, 9 टाइम्स कम हो जाएगा। अगले पार्ट की ओर देखते हैं। यंग्स मॉडुलस बताना है किसी मटेरियल का, और उसमें कुछ चीजें दे रखी हैं कि उसका लेंथ है, ओके, एरिया एरिया गिवन है, कुछ फोर्स हमने लगा दिया, कुछ इलोंगेशन भी होगा। हाँ, ये रहा इलोंगेशन 10 सेंटीमीटर का है। तो अब ये बताओ यंग्स मॉडुलस किसके इक्वल होता है? स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेस है फोर्स बाई एरिया, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। ओके, अब इसको सब कुछ को पुट कर दो अपनी अपनी यूनिट में। फोर्स कितना है? फोर्स इज 1000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, लेंथ इज 40 मीटर, डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मींस 2 इंटू 10 to the power - 4 मीटर स्क्वायर, है ना? एंड डेल्टा एल इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को हम 0.1 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करो, तो पहले तो ये कैंसिल होकर 20 हो जाएगा। ओके, अब इसे सॉल्व करोगे 10 की पावर आ जाएगा, लेकिन 2 रहेगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? 3 ही है, बस डिजिट निकाल लिया। इसका सिंपल सा मतलब है, आंसर आएगा 2 इंटू 10 to the power 9 पास्कल या फिर 2 गीगा पास्कल। समझ गए? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक रेक्टेंगुलर बोट है जिसका लेंथ गिवन है 5 मीटर, ओके, इसकी विड्थ है 4 मीटर एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। चलिए कोई नहीं। बोट सिंक बाय 3 mm व्हेन अ मैन गेट्स इन एंड द मास ऑफ मैन इज, काम करो, इसे समझो कि ये कोई बड़ा सा बोट रहा होगा और यहाँ तक पहले से वो सिंक था, ऐसे ये डूबा हुआ पोर्शन है ना, मैं फ्रंट से ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, और इसके ऊपर कोई पर्सन अगर आ जाता है तो ये थोड़ा ज्यादा डूब जाता है, ऐसे ये वाला पोर्शन और अंदर चला जाता है। क्लियर? तो ये जो 3 यहाँ तक पानी आ जाता है, इसका मतलब ये 3 mm नीचे चला जाएगा सिंक होकर के। तो 3 mm नीचे क्यों गया? 3 mm नीचे उतना ही जाएगा, उतना ही पानी हटाएगा जितना इस पर्सन का क्या होगा? मास होगा। तो ऐसे लिखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मास ऑफ पर्सन इज इक्वल टू मास ऑफ मास ऑफ लिक्विड या वाटर डिस्प्लेस्ड, यही होगा ना? ओके, और मास को कैसे लिखते हैं? मास को लिखते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो डेंसिटी है, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? लेंथ, एरिया, एरिया मतलब लेंथ इनटू विड्थ मल्टीप्लाइड बाय कितना हाइट सिंक हो रहा है। ओके, डेंसिटी है 1000, ओके, एरिया 5 mm था, 5 मीटर था पहले उसका, और विड्थ कितना है? 4, 5 इंटू 4, और कितना सिंक हुआ है? 3 mm हुआ है, तो 3 को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3 बाई क्या होगा? 1000। ये 1000 कैंसिल होगा, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 60 kg। उस पर्सन का वेट जो भी यहाँ पे आए हैं उनका वेट कितना है? 60 kg है। क्लियर हुआ? ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो देखा जाए, प्रॉब्लम नंबर 14, इसमें बोला गया कि गैस है, कुछ वर्क करता है 4.5 जूल का of external work during the adiabatic expansion and its temperature falls by 2 Kelvin, then internal energy will be। देखिए इसका टेम्परेचर से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बताते हैं क्यों। टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, बट यहाँ मैं दूसरे तरीके से आसानी से लिख सकता हूँ। मेरे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जिसमें कि बोला जाता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू। ओके, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं वो कुछ इंटरनल एनर्जी में जाता है और कुछ वर्क डन में जाता है, ये एक तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन की तरह है। ओके, अब हमें क्या करना है?
ये प्रोसेस है एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसमें कोई हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो ये तो जीरो हो गया। और गैस का वर्क डन हुआ है कितना, 4.5। 4.5 का वर्क डन है तो इंटरनल एनर्जी प्लस क्या होगा, 4.5। ओके, तो इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, ये आएगा माइनस ऑफ 4.5 जूल। इंटरनल एनर्जी का चेंज माइनस है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। ओके, समझ में आया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इंक्रीज बाई तो होगा ही नहीं, इंक्रीज बाई नहीं होगा, डिक्रीज बाई 4.5, डिक्रीज बाई 2.25। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड। जितना भी गैस वर्क करेगा वो बाहर से तो हीट आई नहीं है, तो वो अपनी ही एनर्जी को खर्च करता है, तो उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसीलिए बोला जाता है कि जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो कूलिंग होती है वहां पे। कूलिंग क्यों होती है, इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, जैसे टायर का ब्लास्ट हो जाना, टायर ब्लास्ट होता है तो आसपास थोड़ी सी कूलिंग हो जाती है, उसका रीजन यही है कि सडन एक्सपेंशन एडियाबैटिक होंगे, तो वर्क डन वहां पे पॉजिटिव होगा, और वर्क डन पॉजिटिव होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया भी एक टेम्परेचर फॉल्स हो गया, तो अगर आप इससे भी देख लेते, तुक्का भी लगा लेते कि टेम्परेचर फॉल हुआ है तो इंटरनल एनर्जी कम ही हुई होगी, तो इंक्रीज तो नहीं आएगा, बट कितना आएगा, जितना वो वर्क करेगा। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर। यहाँ पर ऑक्सीजन है 28 ग्राम किसी टेम्परेचर पर गिवन है, एंड 32 ग्राम, सॉरी 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 57 डिग्री सेल्सियस, और इसको मिक्स किया गया और इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर बताना है। देखो, आते हैं इसके कॉन्सेप्ट की ओर। पहले तो इसके मोल निकालो, इसकी कितनी मोल है, तो नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा, ये 28 है, ये तो इसका इसका जो मोल आएगा और इसका 32 है, इसका मोल, दोनों के मोल तो बराबर है ना, यहाँ पे दोनों के मोल बराबर है, रहने दो कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो, ये भी डायटोमिक गैस है, ये भी डायटोमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑक्सीजन, ये सब आपस में बराबर है। ओके, पहले बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं। जब भी दो गैसेस को मिलाया जाएगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है वही तो मिक्स होती है, तो हमें कॉमन टेम्परेचर बताना है। तो देखो ऐसा होता है उसका फॉर्मूला, कॉमन टेम्परेचर इज इक्वल टू N1 F1 T1 प्लस N2 F2 T2 अपॉन N1 F1 प्लस N2 F2। ये आया कहाँ से, इंटरनल एनर्जी को कन्वर्ज करके। जैसे मान लो कि पहले इंटरनल एनर्जी कितनी थी, F/2 F1/2 N1 R T1 प्लस F2/2 N2 R T2 इज इक्वल टू, अब ये F तो चेंज होगा ही नहीं, F1 वही रहेगा, ओके, N1 वही रहेगा, बस आर टी हो जाएगा, और प्लस F2N2 RT/2 हो जाएगा, ये कॉमन टेम्परेचर। और इसका फॉर्मूला निकालोगे तो यही बनेगा। ठीक है, ये कॉमन टेम्परेचर का फॉर्मूला है, बट इतना कॉम्प्लिकेशन करने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखो, N1 N2 बराबर है, F1 F2 बराबर है, इस फॉर्मूले को मैं और छोटा कर सकता हूँ, ये N1 F1 N1 F2 ये सब कैंसिल हो जाएंगे, और ये आ जाएगा T1 प्लस T2/2। ओके, बस इन दोनों का एवरेज। पहले का टेम्परेचर कितना है, 27, प्लस दूसरे का टेम्परेचर कितना है, 57, और इनको क्या करना है, डिवाइड बाई 2। अब बताओ ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, 84/2। 84/2 किसके इक्वल होगा, 42 डिग्री सेल्सियस। ओके, 42 डिग्री सेल्सियस कोई ऑप्शन है जी, सेकंड है। ओके, एक और चीज कर सकते थे, जैसे कुछ लोग का डाउट होगा कि सर आप केल्विन में क्यों नहीं लिए, केल्विन में लेते तो भी आंसर सही आता, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल टेम्परेचर का एवरेज ही निकालना था सम करके, एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं करनी थी, तो उस केस में हमारा ये भी आंसर सही है। अदरवाइज आप 273 ऐड करोगे तो ये 300 केल्विन होगा, ये आ जाएगा 330 केल्विन, फिर दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 315 केल्विन। 315 जो भी आएगा उसको फिर 273 माइनस करोगे तो आंसर फिर से वही आएगा। क्लियर है, ओके, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, मुझे पता था कि सही होगा। इन केस की आपको नहीं पता है तो आप केल्विन में करिए, ठीक है, जब तक आप श्योर नहीं है आप बेसिक्स पे स्टिक करिए। चलिए अगले पार्ट की ओर। अगला क्या बोला गया कि एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एन आइडियल स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k। इतना तो समझ में आ गया। उसका टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, टाइम पीरियड होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 पाई अंडर रूट m बाई k, ये होता है। ओके, द पार्टिकल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड t, हाँ ये गिवन है और उसकी वैल्यू ये होगी। स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो देखो एक स्प्रिंग है, इसका कांस्टेंट है k। ओके, अगर हम इसको दो पार्ट में कट कर देना तो जो छोटा पार्ट बचेगा ये दो पार्ट्स बन जाएंगे, और जितनी लेंथ कम होती है स्टिफनेस उतनी बढ़ती है। अब इसका इक्वल दो पार्ट्स में कट किए हैं तो स्प्रिंग का कांस्टेंट डबल हो जाएगा, अब के की जगह 2 के हो जाएगा।
एंड वन पार्ट ऑसिलेट विद द सेम पार्टिकल, इसी स्प्रिंग को सेम पार्टिकल से अटैच किया गया। तो अब नया टाइम पीरियड क्या होगा? नया टाइम पीरियड टी डैश इज इक्वल टू होगा 2 पाई, मास सेम है और कांस्टेंट के की जगह क्या हो जाएगा 2 के। इसको हम ये रूट 2 ही तो अलग है ना, बाकी सब तो सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं टी डिवाइडेड बाई रूट 2। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? थर्ड। क्लियर? चलो अगले पार्ट की ओर देखते हैं। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, हैज सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप। लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होगा? तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये एक ओपन ऑर्गन पाइप है, ठीक है। ओपन ऑर्गन पाइप की इसकी लेंथ है L1 मान लेते हैं, और ये कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, V/2L। लेकिन इसका फंडामेंटल नहीं निकालना है, चलो रहने देते हैं अभी। ये ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल है, और ये क्लोज ऑर्गन पाइप है ऐसा, और इसकी लेंथ है L2। तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/4L, और L की जगह क्या लेंगे L2। यहाँ पे प्रॉब्लम में दिया है कि इसका सेकंड हार्मोनिक, किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का, इसके फंडामेंटल के बराबर है। सेकंड हार्मोनिक यानी कि 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। यही प्रॉब्लम में गिवन है। अब इसे सॉल्व करिए। 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, ये किसके इक्वल होता है? V/2L1 इज इक्वल टू V/4 क्या होगा L2। अब यहाँ से V कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और L2 और L1 के बीच का रिलेशन आ जाएगा। ये कितना आएगा ये देखते हैं, 2 2 कैंसिल होगा, और L1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4L2। मुझे L2 निकालना है, L1 गिवन है। L2 इज इक्वल टू L1/4। L1 कितना है? ये गिवन था 80 सेंटीमीटर, डिवाइड बाई क्या होगा 4। 80/4 ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर के लिए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, बेसिक फॉर्मूले लगाने हैं और इन दोनों को आपस में क्या करना था? बराबर करना था। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन गिवन है आपको, और पूछा गया कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा। आपको भी पता है ये चीज क्लासरूम में बहुत ज्यादा डील की गई है। वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी, है ना? ओके, बस यही करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग प्रोपेगेटिंग वेव के लिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कोफिशिएंट, नहीं नहीं सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा ना। ओके, कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा? एक्स होगा। तो टी का कोफिशिएंट क्या है? टी का कोफिशिएंट है 30, और इसका कितना है 40। आंसर किसके इक्वल होगा? 3/4, और 3/4 कितना होता है? 0.75 मीटर पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा यूनिट में है, तो इसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए अगले पार्ट की ओर देखो। एक चार्ज Q है, इट इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्जेस कैपिटल Q एंड 4Q। यहां से देखो, दो चार्ज है, एक है कैपिटल Q और एक क्या है 4Q। अब हमें क्या करना होगा, एक स्मॉल q चार्ज को रखना पड़ेगा, और इसमें इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम। पहले तो हमें तीनों को इक्विलिब्रियम में करना है, तो आपको पता है इन दोनों का जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वहां पे हम कोई तीसरा चार्ज Q रखेंगे, और इस Q की वैल्यू क्या होती है फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। ओके, एक फॉर्मूला था याद कराया था, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम चार्ज Q इज इक्वल टू, दो चार्जेस Q1 Q2 होते हैं, तो फॉर्मूला था -Q1 Q2 बाई √Q1 प्लस √Q2, और इनका क्या होगा होल स्क्वायर। यही तो आपने पढ़ा है ना। ओके, चलिए करिए। ओके, तो माइनस ऑफ, इसको Q लिखेंगे, इंटू 4Q लिखेंगे, अपॉन √Q प्लस √4Q का क्या होगा होल स्क्वायर। यहाँ से 2 बाहर आएगा, 2 + 1 3, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आंसर हो जाएगा -4Q/9। 8Q कैंसिल हो जाएगा, और यही करेक्ट आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ये पहला ही है। समझ पाए? ओके, बस इतना ही करना था, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अगला। अगेन एक फिर से स्टेटमेंट है, देखिए। इफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दे एक्सपीरियंस डिफरेंट एक्सेलरेशन। ये बात सही है। कैसे पता चलता है? फोर्स की वैल्यू क्या होती है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों पे फोर्स तो सेम लगेंगे, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है सेम है। और एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाई मास। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा, ये होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन का मास अलग है, प्रोटॉन का मास अलग है, इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फिर से स्टेटमेंट पे आते हैं, इफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट एक्सेलरेशन। सेम फोर्स है बट एक्सेलरेशन डिफरेंट है, ये बात तो सही है। क्लियर, ओके। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के मासेस क्या है, अलग अलग है। अब आते हैं रीजन की ओर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, सही बात भी है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, ये भी बात सही है। बट अब देखो, असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, पहले इसके बारे में भी तो बात करनी पड़ेगी। तो देखो, एक्सीलरेशन अलग है, ये इसलिए है क्योंकि मासेस अलग अलग है। क्लियर है, ओके। फोर्सेस तो सेम ही है, तो ये यहाँ पे रीजन में कहीं भी मास के बारे में बात तो नहीं की गई है, इसका मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंटली करेक्ट है और इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो गलत होगा, हमारे पास ये सही होना चाहिए। ये असर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक कोई चार्ज है 10 कूलम का, ओके, और इसको स्लोली स्लोली, मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, और 0.4 मीटर का, और वर्क डन होता है 4 जूल, and it is required 4 joule is required to be done. What is the potential difference between these 2 point? कुछ मत करो, वर्क डन किसके इक्वल होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन बाई चार्ज, क्लास 10th का पहला पहला फॉर्मूला। ठीक है, और वर्क डन कितना है, वर्क डन है 4 जूल, ठीक है, और चार्ज कितना है, चार्ज है 10 कूलम। 10 कूलम, ये आंसर कितना आएगा, 0.4 जूल पर वोल्ट, जूल पर कूलम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं थी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की ओर आते हैं। देखो, कैपेसिटर है, उसमें 2, 2 और 4 के 3 कैपेसिटर्स हैं, हमें बताना है 4 माइक्रोफैरड पर कितना एनर्जी स्टोर है। तो पहले तो ऐसे देखो, ये 2 और ये 2 आपस में पैरेलल हैं, ध्यान से देखिए, इसका और इसका पोटेंशियल बराबर थे, 2 2 मिलके 4 हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सही से रीअरेंज कर देता हूँ। ये 90 वोल्ट है, और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऊपर नीचे ये 2 2 थे, ऐसे देखो, ये भी 2 है और ये भी क्या है, 2 है, और उसके साथ सीरीज में कौन है, 4 है, और उसके बाद ये बैटरी है। ठीक, अब तुम ध्यान से देखो, ये 2 2 फिर से 4 ही हो जाएंगे। वैसे देखिए, ये क्या होगा, ये 4 होगा और एक और 4 होगा, ये 4 है जो 2 और 2 का इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे कितने वोल्ट है, ये 90 वोल्ट है। बट मुझे बात करनी है इस वाले पे कितनी एनर्जी है, इस 4 वाले पे, इस 4 वाले पे। ठीक है, तो अगर आपने 90 वोल्ट दिया, ये बराबर बराबर है, तो इनको पोटेंशियल इक्वल इक्वल मिलेगा, इसको भी 45 वोल्ट मिलेगा और इसको भी क्या मिलेगा, 45 वोल्ट मिलेगा। अब पोटेंशियल पता चल गया, अब क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर। हाफ, सी कितना है 4, और वी कितना है, वी है आपका 45, 45 इंटू 45, बस इतना ही है। इसे सॉल्व कर लो, 2 इंटू 45 इंटू 45, ओके, यानी कि 90 मल्टीप्लाइड बाई 45। अब इसे सॉल्व करिए, ये आ जाएगा, आई होप कि ये आएगा, हाँ ये आएगा 4050 के आसपास, हाँ 4050। और माइक्रो जूल में क्यों आएगा, क्योंकि हमने कैपेसिटेंस को किस में रखा है, माइक्रो फैरेड में रखा है। क्लियर, ठीक, चलिए अगले पार्ट की ओर देखते हैं। कुछ रजिस्टर गिवन है यहाँ पे, पहले पढ़ते हैं प्रॉब्लम में पूछा क्या है। 3 रजिस्टर्स हैं इक्वल वैल्यू के, अरेंज इन द 4 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एज शोन बिलो। पावर डेसिपेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एज। देखो इस सब में ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू सेम है, तो पावर किसके इक्वल होती है, पावर होती है करंट के टर्म्स में आई स्क्वायर आर, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा ना फॉर द सेम करंट। ये तो क्लियर है। तो अब हम सबका रेजिस्टेंस निकालेंगे, और जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा, पावर कंज्यूम उसमें उतना ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो बताओ, आर 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 सीरीज में है, तो क्या ये 3R होगा, समझ गए। अब दूसरा, आर आर 2R और आर, ये किसके इक्वल होगा, 2R/3, यानी इसकी वैल्यू होगी 0.67R। क्लियर है, okay। इसके बारे में बात करो, ये आर 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 पैरेलल में, ये तो R/3 हो जाएगा, R/3 का मतलब होगा 0.33 टाइम्स ऑफ आर, ये सबसे कम दिख रहा है अभी तक। पर इसका कितना होगा, आर आर R/2 प्लस आर, ये तो बन जाएगा 3R/2, यानी ये आएगा 1.5R। क्लियर है, ओके। तो अब बताओ सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट कहाँ पे आया, 3R, उससे कम 1.5,
उससे कम 0.67 और सबसे कम कौन है 0.33 है। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, तो सबसे लास्ट में ये आएगा फर्स्ट। तो फर्स्ट जो है वो सबसे लास्ट में आना चाहिए, यहाँ आया और यहाँ आया। उसके बाद आएगा 1.5 यानी फोर्थ, यहाँ पे भी फोर्थ है, यहाँ पे भी फोर्थ है। उसके बाद आएगा सेकंड, उसके बाद ये थर्ड आ गया, यहाँ सेकंड है और सबसे लास्ट में थर्ड है। ये पहला ही सही है, ये भी गलत हो गया और बाकी ये दोनों तो गलत थे ही। ठीक है, ओके। तो बस बेसिक सी बात यही करनी थी कि रजिस्टर जितना ज्यादा होगा करंट सेम है तो पावर डिसिपेशन भी उतना ज्यादा ही होगा। ओके, अगले पार्ट मीटर ब्रिज का बेसिक सा प्रॉब्लम है। देखो करना क्या होता है, ये रेजिस्टेंस पता है, ये रेजिस्टेंस निकालना है। तो बताओ 60 रेजिस्टेंस अपॉन इसकी लेंथ कितनी है 30, ओके। और अननोन रेजिस्टेंस आर डिवाइडेड बाई ये लेंथ कितना है ये 30 और बचा कितना है, टोटल 100 होता है मीटर ब्रिज में, तो ये 70 हो जाएगा। ओके, तो अब आर की वैल्यू कितनी है, ये 20 हो गया, 70 इंटू 20 कितना होता है 140 ओम। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, सेकंड। क्लियर, चलो अगला पार्ट। यहाँ से एक अरेंजमेंट गिवन है आपको, इन अ गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ रजिस्टर आर सो दैट द पावर डेसिपेशन इन द सर्किट इज मैक्सिमम। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो एक थियरम आपको पढ़ाया गया होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसमें बोला जाता है कि कोई बैटरी किसी सर्किट में एक्सटर्नल लोड में अपना पावर सबसे ज्यादा ट्रांसफर करती है जब इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल सर्किट का लोड रेजिस्टेंस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। इस थ्योरम को बोला जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पे एक बैटरी है, इसका अपना रेजिस्टेंस होगा, दिखाया नहीं जा रहा, ये देखो, ये जो 4 ओम है ना, ये बैटरी का पार्ट है, इसको इंटरनल बनेंगे। और ये सब लोग मिलकर के क्या है, एक्सटर्नल है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालो, इसका इक्विवेलेंट होगा आर प्लस 3/2, ये ऊपर वाले का है, और नीचे कितना है 5, इनका पैरेलल है, तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2, R प्लस 3/2 एंड प्लस क्या होगा 5। ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल है, और इसकी वैल्यू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 4 है इसके बराबर होनी चाहिए। क्लियर है, ओके। ऐसा होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टोटल। जैसे मैं बोलूं कि एक सेल है ऐसे, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, और इसको लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ा गया, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और आर दोनों बराबर होते हैं, तो पावर ट्रांसफर बाय द सेल इन द सर्किट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो मैंने यही लगाया है, बस यहाँ पे बहुत सारे रजिस्टर थे तो उनका इक्विवेलेंट लगा दिया और उसको 4 के क्या कर दिया बराबर। अब इसको सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलो अगला पार्ट। नेक्स्ट फिर से एक assertion और रीजन गिवन है, देखो बताते हैं। If a proton and an alpha particle enter in magnetic field perpendicularly with the same speed, then time period of revolution of the alpha particle is double that of proton. सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, इन मैग्नेटिक फील्ड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अब देखो पहले बताओ कि कोई सर्कुलर मोशन करता हुआ पार्टिकल है जो कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, उसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई m बाई क्या होता है क्यू बी होता है। ठीक है, ये होता है, ओके। और टाइम पीरियड जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, ऐसा एक रिजल्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये तो डायरेक्टली है, इसका मतलब रीजन तो गलत हो गया। ठीक है, रीजन गलत है, ओके। अब रीजन फॉल्स है, रीजन एक ही जगह फॉल्स है ना, ओके, तो थर्ड सही होना चाहिए, इसका मतलब पहला सही है। पहले सॉल्व करके देखते हैं। प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल सबकी स्पीड सेम है, तो स्पीड से तो ये स्पीड पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डबल, तो पहले एक काम करो, पहले प्रोटॉन की बात करो। प्रोटॉन का टाइम पीरियड आएगा 2 पाई m/क्यू बी। अब हम अल्फा पार्टिकल की जब हम बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो 4 गुना होता है, 4m होता है, और चार्ज क्या होता है डबल, 2q इंटू क्या होगा b। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 2 पाई m बाई क्या हो जाएगा क्यूबी, इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, किसका, अल्फा पार्टिकल का टाइम पीरियड। तो ये पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है और दूसरा क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरे में आपने प्रोपोर्शनलिटी पूछी थी और प्रोपोर्शनलिटी गलत था, ओके। तो असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। क्लियर, चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक अरेंजमेंट गिवन है चार्ज का, बहुत ही फेमस टाइप का प्रॉब्लम है, ऐसे पैटर्न आते रहते हैं ना, हर टेस्ट में आपको मिल रहे होंगे। देखो मुझे ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इस वायर से, जो इन्फिनिट वायर है यहाँ से आ रही है, इसकी वजह से तो ये जीरो होगा, क्लियर है। बचेगा क्या, 1/4 सर्कल, क्वार्टर सर्कल प्लस सेमी इन्फिनिट वायर, बस इन्हीं की वजह से होगा। अब दूसरी कहानी होगी, यानी दो टर्म होंगे। अब इस तरीके के टर्म आ रहे हैं, पहले ये बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर, और इसकी वजह से भी अंदर होगी, दोनों ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ, ये गलत है, ये दोनों ऐड ही होंगे।
क्लियर, डायरेक्शन सेम। अब आते हैं इस क्वार्टर सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट आई बाई टू आर। ये होता है एक वन टोटल सर्कल के लिए मुझे वन फोर्थ सर्कल चाहिए तो वन बाई फोर कर लेंगे, प्लस इन्फिनिट वायर का होता है म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। लेकिन प्रॉब्लम है क्या, सेमी इन्फिनिट है तो इसका भी आधा करना पड़ेगा, बस इन्हीं को ऐड कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो म्यू नॉट आई बाई ये यहाँ पे फोर आर है ना, फोर और कॉमन ले लो, म्यू नॉट आई बाई फोर, यहाँ आर कैपिटल आर है, क्या बचेगा वन बाई टू और प्लस वन अपॉन फाइव, कुछ ऐसा बच रहा है, वन बाई टू वन बाई फाइव, ऑप्शन कौन सा आएगा, थर्ड आएगा। क्लियर, ओके चलो अगला पार्ट क्या है, एक मैग्नेटिक एक मटेरियल है, ओके, और इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी स्ट्रेंथ गिवन है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का, और मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर कितना होगा, ससेप्टिबिलिटी दे रखी है, परमेबिलिटी दे रखी है, ओके, मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये बताओ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स होता है बी इंटू ए, ये तो बेसिक सा फॉर्मूला है कि उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है मल्टीप्लाइड बाई उसकी एरिया कितनी है। अब बी जो होगा, आपने एच लगाया है, बी और एच में एक रिलेशन होता है, बी होता है म्यू टाइम्स ऑफ एच इंटू ए, परमिबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, समझ गए, ओके। अब ये म्यू तो उस मटेरियल का है, अब हमें पता नहीं कि ये म्यू कितना होगा, तो म्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट वन प्लस ससेप्टिबिलिटी इंटू एच इंटू क्या होगा ए, बस यही है। अब बताओ म्यू नॉट आपको पता है, जी हाँ, ससेप्टिबिलिटी पता है, हाँ 313 गिवन है, ओके, और एच दिया है 1000 और एरिया दिया है, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन, ओके, वन प्लस ससेप्टिबिलिटी, वन प्लस 313, ये हो जाएगा 314, ओके, चलिए इंटू एच, एच किसके इक्वल होगा, एच है 1000, एम्पियर पर मीटर है, चेंज करने की जरूरत नहीं है, एरिया कितना है, एरिया है 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम मीटर स्क्वायर करने के लिए 10 टू द पावर माइनस फोर कर लेंगे, और ये एसआई सिस्टम में आएगा, इसकी यूनिट क्या होगी, वेबर। थोड़ी कैलकुलेशन है, इसे सॉल्व करो, देखो बताते हैं, ये 0.25 है, ये 4 है, ये तो कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, ठीक है, ओके। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, ये भी 3.14 होगी, ये जब कैंसिल होंगे, इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 करीबन 9 के आसपास आएगा, ओके, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये तो दूर दूर है, ये तो नहीं होंगे, ठीक है, ओके। अब मुझे पावर की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कितना होगा, अब देख लेना कि पावर क्या है, या तो फर्स्ट है या तो थर्ड है, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसे देख लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, कोई सर्टेन प्लेस पर एक मैग्नेट है, ये 30 ऑसिलेशन पर मिनट करता है, ओके, अनदर प्लेस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड डबल है, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अर्थ मैग्नेटिज्म से डिराइव्ड प्रॉब्लम है, आपको अर्थ मैग्नेटिज्म यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है वहां पे टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट आई बाई एम बी, ये होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। अब कहीं पर 30 ऑसिलेशन पर मिनट होते थे, 30 ऑसिलेशंस होते थे एक मिनट में, इसका मतलब 60 सेकेंड्स में 30 मतलब 2 सेकंड में एक ऑसिलेशन है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल है, 2 सेकंड, ठीक है, टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड। अब नया टाइम पीरियड कितना होगा, तो बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड डबल है, अब जो नया टी डैश आएगा वो टू पाई अंडर रूट, मैग्नेट सेम है तो आई सेम रहेगा, एम सेम रहेगा, बस बी बदल जाएगा, बी की जगह टू बी कर दोगे, तो ये बस यही तो एक्स्ट्रा है रूट टू, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये टी बाई रूट टू होगा, क्लियर, ओके। और टाइम पीरियड किसके इक्वल है, टाइम पीरियड तो शुरू में 2 सेकंड था, और अब रूट टू, तो ये आंसर किसके इक्वल होगा, रूट टू सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। टॉपिक का नाम है वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर है, ओके। और जैसे डाइपोल का टाइम पीरियड होता है टू पाई अंडर रूट आई बाई पीई हो जाता है, ठीक है ना, पी बाई एम बी कुछ ऐसा करके निकालते हैं, ओके, वहां पे आई बाई एम बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला पार्ट, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा होगा, जी हाँ, ओके। तो ये तो पता है कि ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे असली बात ये होती है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और उसका नेचर कैसा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है ई इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। बताओ एल कितना है, एल है 9 मिली हेनरी इंटू डी आई बाई डी टी कितना है, करंट का चेंज 10 to the power 3 एम्पियर पर सेकेंड, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिली 10 to the power -3 होता है, ये 3 कैंसिल होगा, आंसर कितना आएगा, 9 वोल्ट। अब इसकी पोलैरिटी किधर होगी ये देखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो करंट डिक्रीज कर रहा है,
करंट इज डिक्रीजिंग, और जब करंट डिक्रीज होता है तो यानी फ्लक्स कम होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसी डायरेक्शन में होगा जो उसकी डिक्रीज को अपोज करे, मतलब सपोर्ट करे, जिधर करंट जा रहा है उधर ये पोटेंशियल डेवलप होगा। तो इस पूरे सर्किट को हम रीअरेंज करके ऐसे बनाते हैं। देखो, ये एक पॉइंट है और यहाँ पे 7 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद एक बैटरी है 4 वोल्ट की, और इसकी पोलरिटी आप ध्यान से देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इस इंडक्टर को हटाएंगे और एक बैटरी बनाएंगे 9 वोल्ट की, और उसकी पोलरिटी उधर ही होगी जो करंट के सपोर्ट करे। करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इसके अंदर पोलरिटी भी ऐसी बनेगी जैसा बैटरी का है, और यहाँ पे ये बी है और ये कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट है। समझ पाए? अब यहाँ से ये ए है और ये बी है और 2 एम्पियर की करंट है। हाँ, 2 एम्पियर की करंट है। तुम किरचॉफ लगा लो, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। वी ए से चलना शुरू करते हैं। जब हम करंट के डायरेक्शन में जाते हैं रजिस्टर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे आई इंटू आर, 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। फिर इसके बाद बैटरी पर आ गए। बैटरी के लोअर टर्मिनल से आप हायर टर्मिनल की ओर जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 4 वोल्ट, तो +4। फिर अब यहाँ पहुंच गए तो यहाँ से यहाँ आने के लिए फिर से पोटेंशियल बढ़ेगा, और अब कितने का बढ़ेगा, 9। और इस ऐसा करते करते आप कहाँ पहुंच गए, बी पर, तो इस किसके पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल होगा। अब बताओ, वी ए -14 +13 इज इक्वल टू वी बी, यानी कि VA-1 इज इक्वल टू क्या हो गया, VB। और मुझसे क्या पूछा गया था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट आपका यहाँ पे है। समझे? ओके, चलिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड और टाइम का ग्राफ गिवन है, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम का ग्राफ बताना होगा, जैसा कि प्रॉब्लम दिख रहा है। और सिंपल सा बात यह है कि कोई एक रीजन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाय द टाइम बदल रही है, और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ बदलने से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ये आपको भी पता है कि वो कितना होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड R/2 dB/dt के बराबर होता है। समझ गए? और ये जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा अभी तक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अभी ऐसे समझिए कि शुरू में कुछ वैल्यू आएगी और ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कांस्टेंट हो जाएगा तो कोई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ही नहीं। उसके बाद फिर से आएगा, यानी कि 0 से T1 में आएगा, T1 से T2 में 0 होगा, फिर T2 से T3 में आएगा। तो देखो, यहाँ तो 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में 0 है, तो सारे सही हो जाएंगे। अब आते हैं कि प्लस माइनस के बारे में बात करते हैं। देखो, लेंज लॉ तो अभी भी वैलिड है, एक बढ़ेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगी, जिसको माइनस मान लेते हैं। ओके, तो इस पे माइनस बनेगा तो इस पे क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये सही हो सकता है। ये माइनस है, ये प्लस है, ये सही हो सकता है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये तो गलत है। ओके, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी सही हो सकता है। ये 3 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब आते हैं कि अलग अलग क्या है भाई। अलग अलग है इनकी वैल्यू। देखो, E0 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 और ये है। तो ये जो वैल्यू है, ये तो R/2, R तो डिस्टेंस है, उसका रेडियस है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। dV/dt यानी कि इस ग्राफ का स्लोप, तो इसका स्लोप है tan 60 डिग्री, यानी कि √3, और इसका स्लोप है 1/√3। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का स्लोप का, वो तो 3:1 आएगा, यानी 3 गुना होगा। तो एक दूसरे के 3 गुने होने चाहिए। ये आधा और 1:2 का डिफरेंस है, ये गलत है। ये दोनों इक्वल है, नहीं, ये दोनों इक्वल तभी होते हैं जब दोनों का स्लोप बराबर होता है। तो स्लोप तो बराबर है ही नहीं, तो पॉसिबल आंसर कौन सा है, सेकंड है। एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वैल्यू नहीं है, सब कुछ नहीं है। ई नॉट क्या है, कहाँ पता है किसी को, नहीं पता है। तो बस हम ये पता करते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। इन दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्टली रिलेटेड है बी dB/dt से, और dB/dt इनके स्लोप से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एसी का प्रॉब्लम है, कोई सर्किट है, उसका पावर फैक्टर गिवन है 1/4, और रेजिस्टेंस गिवन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है। तो पहले तो आप ऐसे निकालो, cos फाई इक्वल टू किसके इक्वल होता है, R/Z। ओके, और ये कितना है, 1/4। ठीक है, तो Z किसके इक्वल होगा, 4 टाइम्स ऑफ R, और R है 100, तो ये हो जाएगा 400 ओम। ठीक है, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताना है, आरसी सर्किट है, तो Z² इक्वल टू क्या होता है, R² और प्लस क्या होगा, XC², यही तो होगा। Z कितना है, Z इज 400 होल स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर, और प्लस क्या होगा, XC², यही करना है। तो यहाँ से ये 1600, मतलब अच्छा ओके, XC² इक्वल टू कितना होगा, 400 स्क्वायर माइनस क्या होगा, 100 स्क्वायर, और XC² इज इक्वल टू आ जाएगा 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो, और ये 15 हो जाएगा।
ओके, तो XC इज इक्वल टू आ जाएगा 100 √15 ओम, ये आना चाहिए आपका। ऐसा कोई ऑप्शन है? 100 √15 ओम। क्लियर? ओके, बेसिक आरसी सर्किट का प्रॉब्लम है। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एलसीआर सर्किट का कुछ है एफ नॉट। ओके, और अब उस सर्किट में कुछ चेंज किए गए, जिसमें कि इंडक्टेंस को 1/4 कर दिया गया और कैपेसिटेंस को 14 टाइम्स कर दिया गया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो पहले एफ नॉट बताओ किसके इक्वल है। एफ नॉट का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई 1/√LC। ओके, अब जो नई फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होगी? 1/2 पाई 1/√ऑफ L। एल कितना हो गया? 1/4 टाइम्स, तो इसको L/4 कर दो, इनटू कैपेसिटेंस 16 टाइम्स हो गया, तो ये 16 टाइम्स ऑफ C कर दो। ये इसको कैंसिल करोगे 4, और 4 में से बाहर आएगा 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1/2 और आएगा 1/2 पाई √LC। ऐसा ही तो हो सकता है। ठीक है, और ये तो पूरा एफ नॉट है, तो ये एफ नॉट का क्या हो गया? हाफ हो गया। कौन सा ऑप्शन है आपके पास? सेकंड। क्लियर? बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है एलसीआर सर्किट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक प्लेन ईएम वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एम्पलीट्यूड दे रखा है। अब एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी आपको भी पता है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। बस इतना ही होता है। डन? ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर मैंने गलत याद किया है, मैंने 1/2 याद किया है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है, वो भी सही है, बट उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू होती है। मैंने पीक वैल्यू के फॉर्म में लिखा है क्योंकि हमें उसका एम्पलीट्यूड गिवन था। डन? अब चलिए आइए, इसको 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू ई नॉट का स्क्वायर। ई नॉट का स्क्वायर क्या होगा? 40 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा? 40। क्लियर है? ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। ये तो 10 हो जाएगा, ये 400 है, तो 400 इंटू 8.85 इंटू क्या होगा? 10 टू द पावर -12, और जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन है। अब ये बताना कि कौन सा सही होगा। तो देखो, 8 मल्टीप्लाइड बाई 4, 32, 32 से ज्यादा होगा, 35 36 के आसपास आएगा। तो अगर ये 9 होता तो ये 36 होता। ठीक है, और क्या ये कभी एस ये हो सकता है क्या? देखो, पहला तो नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, ये और इसमें कंफ्यूजन है। तो पहले इसे देख लेते हैं, क्या 4.56 आ सकता है? 4.56 नहीं आएगा, है ना? 40 एंड 40, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई करो पहले। 4 इंटू 885, ये कितना आएगा? 0 2 4 3 35 के आसपास, हाँ। 354 यही आ रहा है। ओके, ऑप्शन कौन सा सही है? थर्ड सही है। पावर की कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि सब में पावर सेम है, तो जरूरत नहीं है उसकी कैलकुलेशन करने की। डिजिट्स डिफरेंट थे इसलिए मैंने डिजिट का यूज कर लिया। अब देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप है, okay, और सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तो किस तरीके की इमेज बनती है? ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप जब हम यूज करते हैं, ये तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ओके, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड ये इमेज बनाता है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखो, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड रियल नहीं, इरेक्ट एंड क्या बनाएगा? वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट, अगले पार्ट में बताया गया है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ऐसा प्रॉब्लम में दे रखा है। ऑब्जेक्ट ओ है और इमेज आई है ना, ऐसा। और रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रियल है, और इमेज का के बारे में बताना है हम लोग कि क्या होगा। नहीं, पॉसिबल किससे होगा? कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से, कॉन्वेक्स लेंस से, कॉनकेव लेंस से। तो सबसे पहले ये बताओ, ऑब्जेक्ट जो है, इमेज उससे छोटा बना है। क्लियर? ओके, डिमिनिश्ड है। दूसरी बात, जैसा पोजीशन ऑब्जेक्ट का है वैसे ही इमेज का है, अपराइट बना है, मतलब इरेक्ट बना है। तो जब भी कभी इरेक्ट बनेगा, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये वर्चुअल बनेगा, क्योंकि रियल हमेशा क्या बनता है? इन्वर्टेड बनता है। इरेक्ट है, वर्चुअल है, और साथ साथ क्या है? डिमिनिश्ड है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ये कौन बनाता है? ये बनाता है केवल और केवल कॉनकेव लेंस। केवल और केवल कौन सा लेंस बनाता है? कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल बना सकता है, इरेक्ट बना सकता है, लेकिन मैग्नीफाइड बनाता है। इसकी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। ओके, ये डिमिनिश्ड बनाया है तो ये कॉनकेव ही होगा। अब कॉनकेव लेंस कहाँ लगाएं कि ऐसा बने? तो ये इन फ्रंट ऑफ दी बनाता है, इसका मतलब कि लेंस कहीं यहाँ होना चाहिए, ऐसे, ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। देखो, यहाँ से लाइट ऐसे जाएगी,
फिर डाइवर्ज हो जाएगी, फिर इसको पीछे ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगी। की बात है, ओके, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो अब कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड एट लेफ्ट ऑफ ओ। लेफ्ट ऑफ ओ का मतलब इधर, नहीं नहीं इसके लिए नहीं होगा। और कॉनकेव लेंस इज प्लेस्ड एट राइट ऑफ आई, हाँ ये सही है, राइट ऑफ आई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोन। तो पहले हमने ये देखा कि यही सही क्यों होगा, कौन सा लेंस होगा, और सोचने का तरीका आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। टेबल है जो लर्न होगा उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ। इसमें बोला गया है कि एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। पॉइंट ए ऑन द स्क्रीन हैज पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा और बी की जगह लैम्डा बाई 4 है। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी बतानी है। ओके, तो देखो आप पहले फेज डिफरेंस निकाल लो। फेज डिफरेंस फाई किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ओके, तो पहला फेज डिफरेंस फाई वन किसके इक्वल होगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस है लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई। ओके, और जो दूसरा होगा फाई टू, ये होगा 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा बाई 4, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, ओके। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू, अगर दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है तो 4 I0 कॉस स्क्वायर फेज डिफरेंस 5/2। तो हमें दो इंटेंसिटी आई वन और आई टू का रेशियो निकालना चाहिए। 4 I0 तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, केवल फाइव अलग है, तो कॉस स्क्वायर 5/1/2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 5/2/2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये बताओ फाइव वन कितना है, 2 पाई, इस 2 पाई का आधा कितना होगा, पाई हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई अपॉन, और ये क्या है पाई/2, इसका उल्टा क्या, इसका हाफ क्या होगा, कॉस स्क्वायर पाई/4। ठीक है, अब ये पाई की तो वैल्यू -1 होती है, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1/√2 का कितना होता है, 1/2, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या ये 2/1 आ जाएगा। ओके, ये रेशियो है 2:1, ये हो जाएगा। क्लियर, ओके, बेसिक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए था, बस, और कुछ आपको करना नहीं था यहाँ पर। ठीक है, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। देखो, एक कोई डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बताया गया है यहाँ पे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ई है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ को 60% तक रिड्यूस कर देते हैं, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। ओके, तो सबसे पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसके इक्वल होता है, एच अपॉन √2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे ई है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब λ1/λ2 ये होगा E2/E1, E2/E1 अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। अब सुनो, मान लो कि λ1 जो है ना वो लैम्डा था, तो λ2 इसका 60% हो गया कम होके, तो 60% का मतलब 0.6 लैम्डा हो गया। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पे रख दो, E2/E1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, λ1 इज लैम्डा और λ2 इज 0.6 लैम्डा, 0.6 लैम्डा, इसका स्क्वायर 0.6 को 3/5 लिख सकते हैं, तो ये 5/3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25/9। ओके, E2/E1 है, तो बताओ E2 किसके इक्वल है, E2 इज इक्वल टू 25/9, सॉरी 25/9 इंटू E1, E1 ई है, तो इतनी एनर्जी, एनर्जी बढ़ा दी गई, तो आपसे पूछा गया कितनी एनर्जी बढ़ाई गई है, तो ये तो E2 माइनस E1 होगा ना। ओके, तो ये कितना होगा 25 E/9 और माइनस E1 तो E ही है, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 E डिवाइड बाई क्या होगा 9, ये आपका आंसर होना चाहिए, 16 E डिवाइड बाई क्या होगा 9। क्लियर, ओके। चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है, बताऊंगा कैसे है। Okay, और कई कई बुक में आप देखोगे ये गलत भी होगा, तो वहां पे लीनियरली ना लिख करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा होता है, तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो गलत होता है, लीनियरली है तो सही है, ये गलतियां आप लोग करते हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। दूसरी बात, अभी बताता हूँ कैसे होगा ये। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है, इंटेंसिटी डिपेंडेंट नहीं होती, तो ये सही है, और ये भी क्या है, सही है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आते हैं कि ये कैसे हुआ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, जो भी आप एनर्जी सप्लाई करते हो माइनस ऑफ वर्क फंक्शन 5, ये आइंस्टाइन रिलेशन है। अब एक बात सोचो, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस 5। अब ध्यान से देखो,
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये रिलेशन लीनियर है, इसलिए यहाँ पे लीनियरली इंक्रीज कराया गया। क्लियर है? ओके। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, कई कई जगह लिखा होगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वो गलत हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फाइव। ठीक है। हाँ, अगर वो सही भी हो जाएगा, एक जगह मैंने देखा था कि सही भी था, वहां पे क्या था कि फाइव ऐसे बोला था कि मेटल है और उसका जो वर्क फंक्शन है वो नेग्लिजिबल है। अगर वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल होगा, इन दैट केस phi is equal to 0 and maximum kinetic energy is equal to h nu. In that case, it kinetic energy of the emitted electron is directly proportional to frequency of incident light. ऐसा कर सकते हैं वहां पे, तो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये phi है, लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगले पार्ट में बोला गया कि इवन E2 विद द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड एंड थर्ड, ओहो, एक्साइटेड स्टेट, ध्यान से पढ़ना है। ओके, एक्साइटेड स्टेट है मतलब सेकंड और थर्ड ऑर्बिट नहीं, एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड है, और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ है, तो यानी कि एक थ्री है और एक क्या है, फोर है, और उनकी एनर्जी का रेशियो बताना है E1 बाई E2। तो ये बताओ E1 बाई E2 ये किसके इक्वल होता है? एनर्जी जो होती है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन का उल्टा होता है, क्या ये N2 बाई N1 का होल स्क्वायर होगा? और N2 तो 4 है, N1 3 है, 4 बाई 3 होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? 16 बाई 9। कौन सा ऑप्शन है? 4। क्लियर है? अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं, ढंग से नहीं पढ़ेंगे और सेकंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं पढ़ते हैं, तो आप 3 बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, 3 बाई 2 का स्क्वायर 9 बाई 4 हो जाएगा, तो गलत होगा। यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, अगला प्रॉब्लम है कि एक लेड है, लेड का न्यूक्लियस दिया है, इसमें बोला गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना। अरे वाह, ये एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर जितने होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो 82 हो गया। ठीक है, प्रोटॉन क्या हो गया, 82 हो गया, और प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, हाँ 82 प्रोटॉन हो गया। ठीक है, न्यूट्रॉन के बारे में बात करनी है, ये पहला गलत है, इसमें 80 इलेक्ट्रॉन नहीं, पता नहीं, और 82 प्रोटॉन, ये सही हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना होता है। मास नंबर कितना है? मास नंबर है 207 माइनस एटॉमिक नंबर है 82। इसे सॉल्व करो, ये आ जाएगा 125। ओके, इट 125 न्यूट्रॉन्स है। ओके, तो ये बन गया। क्लियर है? ओके। अब ये क्यों नहीं लगाया मैंने, पता नहीं। अब ये अभी तो ये न्यूट्रल एटम है, तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसलिए ये वाला नहीं हमने सॉल्व किया। ठीक है, चलो अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। ये देखो, ये एक लॉजिक गेट है और इसका ट्रुथ टेबल हमें बताना है कि वो कौन सा होगा। ये कौन सा गेट है ये बताओ, ये तो और गेट है ना भाई। ओके, और इसमें ये सर्कल बनाने का मतलब है कि ये तो नॉर हो गया। नॉर का मतलब समझते हैं, ए प्लस बी और इसका बार। ए प्लस बी कब बनता है, देखो, जीरो प्लस जीरो जीरो होना चाहिए, लेकिन ये तो वन है, इसका मतलब ये सही है। जीरो प्लस वन और होता तो ये वन होता, यहाँ वन होता, यहाँ वन होता, लेकिन ये सब जगह जीरो 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 है, ये तो किसका गेट है, ये तो आपका नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है, यही सही है भाई, पहले ही पकड़ा वही सही हो गया है ना। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बतानी है। ओके, और मोबिलिटी आपको गिवन होगी। हाँ, मोबिलिटी और चार्ज डेंसिटी के टर्म में एक रिलेशन होता है। आता कहाँ से है बताते हैं। ये कंडक्टिविटी करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट में पढ़ा होगा आपने। ये होता है, इसमें दो चीजें होती हैं बस, इतना ही अलग है सेमीकंडक्टर। इसमें इलेक्ट्रॉन होता है और होल होता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, बट करंट दोनों की सेम होती है, तो कंडक्टिविटी ऐड हो जाती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ऑफ होल, अब दोनों के चार्ज तो सेम है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, चार्ज इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू क्या है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस, इनटू प्लस, सॉरी प्लस, अब होल के लिए चार्ज ऑफ होल, नंबर डेंसिटी ऑफ होल इनटू मोबिलिटी ऑफ होल, बस यही करना है। अब इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन आएंगी, क्या, दोनों की मोबिलिटी क्या है, अलग अलग है। ओके, और चार्ज डेंसिटी सेम है और चार्ज तो सेम ही है, तो चार्ज डेंसिटी यानी कि n इंटू ई कॉमन ले लो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल, इसको ऐड कर दो। नंबर, चार्ज डेंसिटी कितनी है, चार्ज डेंसिटी है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 19 के। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू इन दोनों की मोबिलिटी का सम 0.72 प्लस 0.24, बस इतना ही करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एसआई सिस्टम में आंसर आएगा, साइमन्स पर मीटर, ये सब कुछ उसी में है। तो अब आप सॉल्व करिए कि देखिए कौन सा आ जाएगा। ठीक है, पावर की कैलकुलेशन छोड़ देना, केवल नंबर्स पे ध्यान दे दो। 1.6 है, और इसको तब जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 9.96 हो जाएगा। 0.96 को 1 ही मान लो, 1.6 इंटू 5.4, तो
8 पॉइंट समथिंग 8 पॉइंट समथिंग 8.3 ही आ गया है ना। ओके, तो कुछ खास करने की जरूरत यहाँ पे थी नहीं, बस आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। और फॉर्मूला वो भी सेमीकंडक्टर का नहीं है, वहां ये किसका फॉर्मूला है, ये करंट का फॉर्मूला है। ओके, चलो अगले पार्ट में बोला गया कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है, और ट्राईवेलेंट एटम होता है, ठीक है, जो डोपेंट होता है एल्यूमिनियम और बाकी सारी चीजें। ये तो सही है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहला ही स्टेटमेंट सही है। अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें बोला गया कि एक डाइवर्ज रे डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स फॉर्म्स अ वेव फॉर्म दैट इज, मतलब शेप ऑफ वेव फॉर्म बताना है। तो ऐसे देखो लाइट रेज कहीं इधर की ओर ऐसे डाइवर्ज कर रही है यहाँ पे, ठीक है, ओके, ऐसे डाइवर्ज कर रही है, और इसका मुझे वेव फॉर्म बनाना है। तो वेव फॉर्म हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है, और ऐसे केसेस में वेव फॉर्म यही बनेगा ना। और जब ये वेव फॉर्म बनेगा तो इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। क्लियर है, ओके, स्फेरिकल वेव फॉर्म बनेगा। तो ये था आपका दूसरा पेपर, है ना, ओके, इसका सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप सही कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, चलिए, थैंक यू।